हेलो फ्रेंड्स, और बच्चा लोग कैसे हैं जी आप लोग। शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। चलो जी, पिछले क्लास में मार्केट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पूरा का पूरा मार्केट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जी बच्चा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मार्केट चैप्टर से ही रिलेटेड है। समझ में आ रही बात जी। आज का टॉपिक भी मार्केट चैप्टर से ही रिलेटेड है, प्राइस डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक। क्लियर है बच्चा, समझेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक का मतलब यहां पे क्या हुआ। प्राइस डिटर्मिनेशन का टॉपिक का मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब कि पूरे मार्केट में प्राइस कैसे फिक्स होता है, प्राइस कैसे तय होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, चैप्टर नंबर 1 बेसिक में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, क्लास 11 में भी आप पढ़े होंगे। फ्री मार्केट में, फ्री मार्केट का मतलब जहां पे गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन नहीं होता है, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरवेंशन नहीं रहता है, मतलब कि सब लोग फ्री हैं अपने हिसाब से गुड्स और सर्विसेज बना के बेचने के लिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर्स भी फ्री हैं जो मन सो सामान खरीदने के लिए। दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। याद आ रहा है जी बच्चे, न सोशलिस्ट न कैपिटलिस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में नॉर्मली द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस कैसे फिक्स होता है जी, तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस तय होता है पूरे इकोनॉमी में, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो भी वही बात है। क्लियर। तो जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं उसको क्या नाम दे रहे हैं जी, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड या जो क्वांटिटी होगा दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर। कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, समझो बच्चा। दुकान में जाते हैं हम लोग तो नेगोशिएशन करते हैं जी, किससे 20 किलो लेना है कितना में दीजिएगा, 15 किलो लेना है कितना में दीजिएगा, 5 किलो लेना है कितना में दीजिएगा। रेट हम लोग सेलर के साथ क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं जी बच्चे। जिस प्राइस पे वो तैयार हो जाता है देने के लिए और हम उस प्राइस पे खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, मतलब कि दोनों के दोनों पार्टीज जो हैं, चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम इतना क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं, और सामने वाला बोलता है ठीक है हम वो क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हैं। से 20 किलो हमको चाहिए, हम बोलते हैं भैया 20 किलो खरीदेंगे, क्या रेट लीजिएगा। उसने कहा 40 रुपया लेंगे, हम बोले थोड़ा कम कीजिए। हम लोग नेगोशिएट किए, करते करते 36 रुपीज पे डील हमारा फाइनल हो गया कि 36 रुपीज पर केजी। क्लियर। तो 20 किलो हम भी खरीदने के लिए तैयार है 36 रुपए के रेट से, और 20 किलो वो भी बेचने के लिए तैयार है 36 रुपीज के रेट से। क्लियर है जी बच्चे। तो ये जो 20 किलो है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जो प्राइस हम लोगों के बीच में फिक्स हुआ है, तय हुआ है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और जहां पे ये हमारा डिमांड और उनका सप्लाई बराबर हो गया, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा। तो सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन, दैट पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। ठीक है जी, चलो बच्चा। देखेंगे जी, equilibrium price is that price which is determined by the free forces of demand and supply at that point where the demand of commodity and the supply of commodity becomes equal to each other। ठीक है जी, वही बात आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आपके सिलेबस में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ना है। मोनोपॉली में, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपॉली में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। थोड़ा सा मैं हिंट आपको कर दूंगा बच्चे, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्लासेस करेंगे से सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, तो वहां पे आपको ये वापस से पूरा का पूरा डिटेल में कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, ये डायग्रामेटिकली आप लोगों को पढ़ना है। यहां पे हमारा सिलेबस जो है वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन तक ही लिमिटेड है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं बच्चा, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, चलिए जी।
बिफोर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल साहब थे। मार्शल साहब के पहले लोगों का थिंकिंग क्या था, जो इकोनॉमिस्ट थे वो लोग क्या सोचते थे कि प्राइस कैसे तय किया जा सकता है। ध्यान से समझेंगे बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिफोर मार्शल, इकोनॉमिस्ट्स हैड अ डिस्प्यूट ओवर द इश्यूज of price determination in perfect competition. One viewpoint advocated for the price determination by cost of production, that is supply side. Jevons, Walras, etc. on the other hand, stressed on demand side in price determination. They advocated that price is determined by the marginal utility of the commodity, that is the demand side. ध्यान देंगे बच्चे, मार्शल साहब के पहले बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया कि प्राइस मार्केट में कैसे तय होता है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि प्राइस जो है वो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, माने सप्लायर प्राइस तय करता है। सप्लायर प्राइस तय करता है का मतलब क्या हुआ जी, कि सप्लायर जो है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचने के लिए जाता है तो उसको प्रोडक्ट को बनाने में उसको कितना खर्चा लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें वो अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहता है, ये सारे फैक्टर के बेसिस पे वो उस सामान का प्राइस फिक्स करता है, तय करता है। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है जी? कहने का मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस तय होता है, सप्लाई साइड। कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं जी, नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है। प्राइस जो है वो कंज्यूमर्स के डिमांड के बेसिस पे तय होता है। याद करेंगे बच्चे, कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गुड्स से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा हम उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। मार्केट में तो बहुत सारे गुड्स मिलते हैं बच्चे, लेकिन हम उसको किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे परचेस करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी दैट वी विल बी डिराइविंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। उस गुड्स को कंज्यूम करके हमें कितना यूटिलिटी मिलेगा, इस यूटिलिटी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं जी, इस यूटिलिटी के बेसिस पे हम तय करते हैं कि हमको कितना क्वांटिटी परचेस करना है। तो आप सामान, ऐसा इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि आप कितना भी सामान बेचो, जो मन अपने हिसाब से प्राइस रख लो, अगर उसकी यूटिलिटी उस हिसाब से नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में समझो बच्चा, कोई भी कस्टमर किसी भी गुड्स के लिए उतना ही प्राइस देने के लिए तैयार होगा जितना मैक्सिमम उससे उसको यूटिलिटी मिल रही है। अगर उसका प्राइस ज्यादा है और उसको कंज्यूम करके कस्टमर को यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो क्या वो ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होगा? नहीं। तो प्राइस कैन बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन। कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइस जो है वो हम किस बेसिस पे तय कर सकते हैं? इस बेसिस पे तय कर सकते हैं कि उससे हमें कितना यूटिलिटी मिल रहा है। कहने का मतलब कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए प्राइस को तय किया जाता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो भाई कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस तय होता है। कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं जी, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तय होता है। मार्शल साहब आए, बोले कि नहीं, आप दोनों आदमी के भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आप परेशान ना होइए। ठीक है जी। मार्शल साहब ने क्या कहा देखेंगे। Marshall ended this dispute by putting the view that price is determined by both production cost, that is the supply, as well as utility of the commodity, that is the demand. मार्शल साहब ने कहा कि अरे परेशान होने वाली बात नहीं है, हम दोनों आदमी के भावनाओं का ख्याल रखेंगे। प्राइस जो है सिर्फ सप्लाई या सिर्फ डिमांड से तय नहीं होता है, प्राइस जो है वो दोनों से तय होता है। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया मार्शल साहब ने, कहा कि आप कोई कैंची है जिससे कि कोई चीज़, कपड़ा वपड़ा कुछ भी कट करते हैं, अगर उसमें एक भी इनएफिशिएंट होगा तो आपका कपड़ा सही तरीके से नहीं कटेगा। दोनों में धार बराबर होना चाहिए, दोनों का एडजस्टमेंट बराबर होना चाहिए, तभी कपड़ा अच्छे से कटेगा। उसी तरह प्राइस डिटरमिन करने के लिए दोनों, एक कैंची की तरह डिमांड और सप्लाई दोनों की आवश्यकता है। जिसका पलड़ा गलती से भारी हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो वो अपने हिसाब से काट देगा। समझ में आ रही बात जी? तो प्राइस इज फिक्स्ड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई एज पर मार्शल। ठीक है जी। मार्शल प्रेजेंटेड द एग्जाम्पल ऑफ सीजर। अकॉर्डिंग टू हिम, एज बोथ द ब्लेड्स ऑफ सीजर आर एसेंशियल टू कट अ पीस ऑफ पेपर, सिमिलरली बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल बी एसेंशियल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। क्लियर है जी बच्चा? ठीक है जी। तो डिमांड और सप्लाई दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों के बेसिस पे हम लोग प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। बोथ डिमांड और सप्लाई कर्व के बेसिस पे हम लोग प्राइस तय करते हैं। एक शेड्यूल दिया हुआ है बच्चा। सपोज प्राइस पर यूनिट इज गिवन, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इज गिवन, क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन, एंड रिमार्क्स।
प्राइस 10 रुपया है तो सप्लायर प्राइस ज्यादा है, 10 सबसे ज्यादा प्राइस है। प्राइस जब ज्यादा होगा तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगा क्योंकि उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो जब 10 रुपया प्राइस है तो सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। लेकिन चूंकि प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना यूनिट है जी? सर क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 20 यूनिट्स है। ठीक है जी बच्चा। तो प्राइस जैसे जैसे घट रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारा घट रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो रहा है जी? बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं जी? क्लियर है जी बच्चा? हाँ सर क्लियर है। अब देखेंगे, जिस जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, जिस जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी है दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई दिक्कत नहीं जी? क्लियर है जी बच्चा? आगे बढ़ सकते हैं जी। अब देखेंगे, इसके ऊपर में प्राइस जब ज्यादा है तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, है कि नहीं जी? प्राइस जब ज्यादा रहेगा तो सप्लायर ज्यादा सामान बेचने के लिए तैयार होगा, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। प्राइस जब कम है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट? दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ सकते हैं जी। चलो जी, इसके बेसिस पे हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं फटाफट से। मैं रफ में डायग्राम बनाता हूं बच्चे, साथ साथ आप भी डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे वापस से एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। क्लियर है जी बच्चा? अब देखेंगे डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा? सर डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व का शेप कैसा होगा? सर सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ गया होगा बच्चा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगा दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज P एंड दिस वन विल बी Q। बात समझ में आ गया होगा जी? क्लियर है बच्चा? यहां पे OQ जो है दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP जो है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं जी? क्लियर है बच्चा? फटाफट से बना लेंगे आप। हो गया जी बच्चा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। In perfectly competitive market, price is determined by demand and supply forces, which is termed as price determination by industry under perfect competition। ध्यान देंगे, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे तय होता है जी बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा तय होता है। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करेंगे दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ध्यान देंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था जी बच्चे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा था कि अ सिंगल फर्म इज अ प्राइस टेकर। एक सिंगल फर्म जो है वो क्या है जी बच्चे? प्राइस टेकर है। और प्राइस मेकर कौन है? पूरा का पूरा इंडस्ट्री। वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। एग्जांपल हमने आपको दिया था, मुझे याद है बच्चे, ऑटो वाला एग्जांपल।
पूरे ऑटो यूनियन के द्वारा रूट के हिसाब से प्राइस तय होता है और वो रेट जो है वो सारे के सारे ऑटो वाले जो है वो बाध्य हैं उस रेट को फॉलो करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे, हमारी ग्रेजुएशन और सीए वाला एग्जामिनेशन वगैरह मैंने क्लियर किया था कैलकाटा में, साउथ सिटी कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन किया था कैलकाटा से अपना। अब ये देखेंगे बच्चे, कैलकाटा का सिस्टम क्या था कि पूरा का पूरा जो उनका यूनियन है वो तय करता है कि बस का फेयर कैसा होगा। अब ये चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, चाहे बस वाले हों, यस बच्चे, रिक्शा वाला का भी भाड़ा जो है वो तय रहता है, जहां उनका स्टैंड रहता है वहां बोर्ड लगा हुआ रहता है और उस बोर्ड में लोकल एरिया के बेसिस पे भाड़ा लिखा हुआ रहता है कि इस जगह से वहां तक जाएंगे तो कितना रेट होगा। वहां पहले से सारा चीज फिक्स होता है, उनका जो यूनियन है वो फिक्स कर देता है। अब ऑटो वाले लोग जो हैं वो बाध्य हैं कि नहीं, रिक्शा वाले बाध्य हैं कि नहीं, बस वाले लोग जो हैं वो फेयर जो है वो अपने गाड़ी में चिपका देते हैं कि कोई पैसेंजर से कोई किचकिच होने का बात ही नहीं रहे। समझ में आ रही बात जी? तो सेंस वही है कि जो हमारे यूनियन ने, यहां यूनियन का मतलब पूरा इंडस्ट्री हो गया, यूनियन में जो प्राइस तय हुआ, एक सिंगल ऑटो वाला, बस वाला इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट प्राइस। अब यूनियन का प्राइस कैसे तय होता है? तो इन्होंने कहा कि यूनियन का प्राइस मतलब इंडस्ट्री का प्राइस जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बात समझ में आ गया जी? डिमांड और सप्लाई के फ्री फोर्सेस के बेसिस पे प्राइस तय होता है। कोई दिक्कत नहीं जी? तो डिमांड और सप्लाई का फ्री फोर्सेस का मतलब दिस इज द थिंग, ऑलरेडी जो मैंने डायग्राम बना दिया बच्चा, क्लियर है? अब यही प्राइस जो है, समझ लो बच्चा, यही प्राइस जो है वो एक सिंगल फर्म को क्या करना पड़ता है जी? एक्सेप्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है जी? कैसे इससे रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे पहले हम लोग देख लेते हैं। दिस इज क्वांटिटी, एंड दिस इज प्राइस। ये हो गया बच्चा डिमांड, दिस इज द सप्लाई। क्लियर है जी? ये हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? तो ये हम सोच रहे हैं बच्चे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिखाई दे रहा होगा बच्चे आप लोगों को, आई थिंक। क्लियर है जी? इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में क्या प्राइस तय हुआ जी? सर इंडस्ट्री में ये प्राइस तय हुआ, दिस इज द प्राइस which has been determined in the industry। क्लियर है जी बच्चे? ये जो प्राइस इंडस्ट्री में तय हुआ, दिस प्राइस विल बी एक्सेप्टेड बाय द सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म को भी यही वाला प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आया जी बच्चा? ये हो गया मेरा डिमांड कर्व, ये हो गया जी हमारा सप्लाई कर्व। अभी बात समझ में आ रहा है? क्लियर है जी? उनका अपना इंडिविजुअल, लेकिन उनके अपने इंडिविजुअल में हमें डिमांड और सप्लाई कर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि उनका प्राइस तो यही फिक्स हो गया, तो वहां उनका प्राइस हमको डिटरमिन करने की आवश्यकता ही क्या है। समझ में आ रही बात जी? इसीलिए मैंने लिख के मिटाया कि आप गलती ना करें। कोई दिक्कत नहीं जी? चलो बच्चा, तो ये प्राइस जो है वो उनका क्या हो गया जी? दिस प्राइस हैज बीन फिक्स्ड। ये इनका डिमांड कर्व हो गया जी बच्चा, एंड दिस इज द प्राइस फिक्स्ड फॉर द फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं जी? तो ये हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन किसका जी? सर प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया सिंगल फर्म का। अब देखेंगे बच्चे, याद करेंगे, मैंने आपको कहा था कि सिंगल फर्म इज अ प्राइस टेकर। एक फिक्स्ड प्राइस पे ही वो जितना चाहे उतना क्वांटिटी बेच सकता है। तो अगर प्राइस फिक्स्ड होगा तो ARMR का कर्व कैसा होता है? बोलो बच्चे, बोलो। ARMR कर्व का शेप कैसा होता है? बोलो बच्चा। सर अगर प्राइस फिक्स्ड होगा तो ARMR कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बच्चा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया कि नहीं आया जी बच्चा? कोई दिक्कत नहीं जी? प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। कोई दिक्कत नहीं? यहां पे इलास्टिसिटी भी बोलेंगे तो कितना होगा? EP इक्वल्स टू अनडिफाइंड, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। कोई दिक्कत नहीं जी? क्लियर है बच्चा? तो ये हो गया फर्म का इक्विलिब्रियम या फर्म का प्राइस, ये हो गया इंडस्ट्री का। फटाफट से डायग्राम बना लेंगे जी, जल्दी, फास्ट।
ठीक है जी बच्चा। चलिए जी आगे चलते हैं बच्चे। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तय कैसे होता है, फिक्स कैसे होता है जी? सर इंडस्ट्री के द्वारा होता है। प्राइस डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री इज एक्सेप्टेड बाय एवरी फर्म, दैट इज इन परफेक्ट कंपटीशन एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर। डायग्राम में एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर हम लोगों ने प्रूफ कर लिया जी। ठीक है बच्चा, चलो जी आगे। The individual firm may not alter the price determined by the industry. Firm can only adjust the quantity produced at the price taken from the industry. इंडिविजुअल फर्म जो है वो खुद से प्राइस एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। कम क्यों करेगा जब उसको ज्यादा मिल ही रहा है तो, और ज्यादा करने पे बिकेगा नहीं, क्योंकि सारे लोग उसी रेट पे बेच रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर, तो ज्यादा वो कर नहीं सकता है। क्लियर है जी? तो वो अपना सिर्फ क्वांटिटी एडजस्टमेंट करता है कि हम कितना क्वांटिटी बेचेंगे सो दैट वी कैन हैव प्रॉफिट लॉस लाइक दैट। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज टाइम एलिमेंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा, आप लिख लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। मार्शल साहब ने टाइम एलिमेंट दिया था, इसमें मार्शल साहब ने क्या कहा था? मार्शल प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। According to Marshall, demand and supply forces readjust themselves in various production periods. याद करेंगे बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, प्रोडक्शन में पढ़े थे, कॉस्ट में पढ़े थे, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, याद आ रहा है जी बच्चे? मार्शल साहब ने कहा कि टाइम के हिसाब से, वो शॉर्ट पीरियड है कि लॉन्ग पीरियड है, उसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई में भी एडजस्टमेंट होता है। ठीक है जी बच्चे। और उसके जहां भी डिमांड और सप्लाई में एडजस्टमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस में भी चेंजेस होगा। प्राइस कैसे तय होता है बच्चा? प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे तय होता है। तो अगर डिमांड में या सप्लाई में किसी में भी चेंजेस होगा तो प्राइस में भी चेंजेस होगा कि नहीं होगा बच्चा? चेंजेस कैसे होगा वो इसके बाद के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में चेंजेस कैसे हो सकता है? तो टाइम के बेसिस पे चेंजेस हो सकता है। समय के हिसाब से डिमांड या सप्लाई दोनों चेंज करते हैं। ठीक है जी बच्चे। वो समय क्या है, समय कितने प्रकार का हो सकता है, वो हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। आगे बात समझ में जी? चलो बच्चा। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, मार्शल डिवाइडेड द प्रोडक्शन टाइम इनटू 3 पीरियड्स। मार्शल साहब ने 3 समय के हिसाब से 3 भाग में बांट दिया प्रोडक्शन पीरियड को। वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। एक बात मैं बता दूं बच्चे, इसमें प्रोफेशनल क्लासेस आप करेंगे, आगे चल के आप प्रोफेशनल क्लासेस करेंगे बच्चे। प्रोफेशनल क्लासेस का मतलब सपोज सीए फाउंडेशन, तो आपको वहां पे 4 टाइप ऑफ टाइम पीरियड मिलेगा, उसमें आपको चौथा भी मिलेगा बच्चे। अभी आपके बुक में 3 ही है, उसमें चौथा भी मिलेगा। 4th विल बी नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, या उसी का दूसरा नाम है सेकुलर पीरियड, लेकिन ये आपको प्रोफेशनल क्लासेस में मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 ही डिस्कस करेंगे, मैंने जस्ट जानकारी के लिए बता दिया बच्चे। ठीक है जी। तो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेकुलर पीरियड मार्केट एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी आते हैं बच्चा। नंबर 1, वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड। This period refers to the very short time duration in which no possibility of change in stock or increase in production arises. Supply becomes perfectly inelastic and as a result, supply cannot be altered. Price is determined by both demand and supply forces, but price is influenced by only demand conditions due to perfectly inelastic supply. प्राइस राइजेज प्रोपोर्शनेटली टू द राइज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा। एकदम आराम से बच्चे। वेरी शॉर्ट पीरियड, अगर हमारे पास बिल्कुल ही समय नहीं है, मान लीजिए बच्चे हमारा एक छोटा सा इंडस्ट्री है, छोटा सा एक हमारा फैक्ट्री है जी, उस फैक्ट्री में हम पंखा बनाते हैं लोकल लेवल पे, फैन, और फैन बना के लोगों को सेल करते हैं या दुकान वाले को देते हैं। अब हमारे पास जो है वो 1 से 2 मशीन है, छोटा सा एक एरिया है, 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है जिसमें कि हमारी वो छोटी सी फैक्ट्री है। हमारे यहाँ 5 लेबर हैं बस, और लिमिटेड रॉ मटेरियल है जिसके बेसिस पे एक दिन में सपोज हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक दिन में हम 15 फैन बना सकते हैं। क्लियर है जी?
एक दिन में हम लोग 10 से 15 फैन बनाते हैं। ठीक है जी बच्चा। अब अगर कोई आदमी आके और कहता है कि हमें 50 फैन चाहिए आज के आज, क्या हम उसको सप्लाई दे पाएंगे? मेरा एजम्पशन है कि मेरा जो डेली सेल है, डेली जो फैन बनाते हैं ऑलरेडी वो किसी ना किसी के ऑर्डर का है, चला जाता है। वो अगर आके हमसे कहता है कि हम आपको सिर्फ आज भर का टाइम दे सकते हैं, मुझे 50 फैन बना के दीजिए, क्या हम उसको दे सकते हैं बच्चे? हमारे पास बिल्कुल ही समय नहीं होगा, तो हम क्या अपने प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं? मेरा सप्लाई फिक्स्ड होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा, सब लिमिटेड ही हैं कि नहीं जी बच्चे? एक दिन के लिए लैंड बढ़ा सकते हैं, मशीन नया ले सकते हैं, तुरंत इंस्टेंट के लिए हम समय बहुत कम है तो लेबर भी एक्स्ट्रा अरेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो एकदम जब शॉर्ट पीरियड होगा तो उस कंडीशन में सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल, द सप्लाई विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक, माने फिक्स्ड। अब समझो बच्चा, किसी सामान का, आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे जी, किसी प्रोडक्ट का सप्लाई अगर फिक्स्ड हो और खरीदने वाले की संख्या बढ़ जाए, मार्केट में कोई पर्टिकुलर चीज एक ही दुकान वाला बेच रहा है और उसके पास 100 लोग खड़े हो जाएं कि हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, आप बोलो बच्चे प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? सर ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस बढ़ेगा। समझ में आ रही बात जी? ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे सिर्फ टाइम पीरियड का डिमांड सप्लाई पे क्या इंपैक्ट है और प्राइस पे थ्योरेटिकली क्या इंपैक्ट है, डायग्रामेटिकली आगे पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गई बात जी बच्चा? क्लियर है जी? तो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। ठीक है जी? तो उस कंडीशन में डिमांड के बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी आगे। डायग्राम हम लोग आगे डिटेल में करेंगे जी बच्चा। नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होगा सोचो बच्चा? शॉर्ट पीरियड मतलब जो प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग शॉर्ट पीरियड पढ़े थे, तो शॉर्ट पीरियड में वी कैन नॉट वेरी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट वी कैन वेरी एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल लेबर। बहुत ही कम समय है तो लेबर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम है, तो बाकी फैक्टर भले चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन लेबर को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? ठीक है जी बच्चे? तो कहने का मतलब क्या है कि जब शॉर्ट पीरियड होगा तो एटलीस्ट लेबर कैन बी वेरिड। तो लेबर को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि नहीं? बोले तो बच्चा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत फिक्स्ड टाइम पीरियड रहेगा, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा, कुछ भी प्रोडक्शन में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी? क्योंकि सारे फैक्टर्स आपके फिक्स्ड हो जाएंगे, जितना बन रहा है उतना ही बनेगा, दैट्स इट। शॉर्ट पीरियड। In short period, supply is not perfectly inelastic but can be altered to some extent to match the changed demand conditions. In this period, fixed factors of the production cannot be changed and hence supply can only be increased to certain extent only. चूंकि हम fixed factor को change नहीं कर सकते हैं तो supply को हम क्या कर सकते हैं? कुछ एक्सटेंट तक ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसमें वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, मतलब सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हैं। In short period, supply has more important role than that of very short period. Very short period में तो सप्लाई का कोई रोल ही नहीं था बच्चा, सप्लाई फिक्स था, डिमांड का रोल था। ठीक है जी? लेकिन शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड के अपेक्षा यहां पे सप्लाई का थोड़ा सा रोल हो गया, क्योंकि लेबर को बढ़ा के थोड़ा बहुत आप सप्लाई में परिवर्तन, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है जी? In short run, supply becomes active, but due to many fixed factors in the short period, supply does not become as strong as demand in price determination. सप्लाई को चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी भी डिमांड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है जी? चलो जी बच्चा, डायग्राम आगे बहुत सारे डिटेल में पढ़ने हैं बच्चे हमको। लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है? जहां सारे के सारे फैक्टर को चेंज किया जा सकता है। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आके हमको कहता है कि हम आपको साल भर, 2 साल 3 साल का टाइम देते हैं, डेली आप हमको 50 फैन प्रोवाइड कीजिएगा आज से 1 साल बाद, तो 1 साल मेरे लिए, 2 साल मेरे लिए लॉन्ग पीरियड है। हम उसमें सारे फैक्टर को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्शन को मीट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात जी? चलो जी आगे।
Long period refers to that market duration in which supply can be fully adjusted to changed demand conditions. In this period, every factor of production becomes variable, and as a result, supply becomes highly elastic and plays the dominant and active role in price determination. ठीक है जी बच्चा, long period में since all the factors of production can be varied, then supply can be changed as per the market demand. मार्केट के डिमांड के बेसिस पे हम सप्लाई में भी चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। समझ में आ गई बात जी? क्लियर है जी बच्चा? तो ये टाइम पीरियड हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में थ्योरी में कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चे, स्पेशली जो हमारे रीजनल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी बच्चे, रीजनल बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड वाले बच्चे हैं, एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, रीजनल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछ देते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा? चले जी, इसको अगले क्लास में करेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे। बस 1 से 2 क्लास लगेगा बच्चा, ये चैप्टर भी हम लोगों का कंप्लीट। तो हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी? उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। टिल देन गुड बाय।